हेलो दोस्तों, दिस इज नीलेश। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका नीलेश एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023, जी हाँ मेरे दोस्त, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए इंग्लिश का जो पेपर पैटर्न है पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जी हाँ मेरे दोस्त, और इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ कि उसमें मैंने इसका पूरा का पूरा तो मॉडल पेपर आपको बता दिया कि कैसा आप लोग का 2023 का पेपर आएगा। उससे देखना चाहते हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आप चैनल पे भी जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको आपके पोएट्री वाले सेक्शन से कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूं, और इस वीडियो में चलिए मैं आपको बताता हूं कि पोएट्री सेक्शन से आपका क्या क्या आएगा, जिसमें आप लोग जानते हो आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है द स्टॉप स्नो। ठीक है, तो देखो आप लोग का प्रश्न संख्या 12 के अंतर्गत 12, 13 और 14 इन तीन प्रश्न मतलब इन तीन प्रश्नों के अंतर्गत आप लोग को पोएट्री के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 12वां प्रश्न में क्या रहेगा कि एक आपको ऐसे पैसेज दे देगा आपके पोएट्री की, मतलब किसी भी लेसन से कुछ लाइंस दे देंगी और उनसे रिलेटेड आपका दो ठे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जी हाँ मेरे दोस्त, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, जैसे आप लोग का ये फर्स्ट ही चैप्टर मैंने लिया हुआ है एक तरह से पैसेज के रूप में, और इससे रिलेटेड देखिए यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है। तो इधर मैंने कई सारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया है, मैं सारा का सारा आपको बताने वाला हूँ इस लेसन के सारे इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए जो प्रश्न संख्या 13 होगी उसके अंतर्गत क्या पूछेगा, उसके अंतर्गत एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। उसका आपको आंसर 30 शब्दों में लिखना होगा, या उसके जगह पे और यानी अथवा का ऑप्शन होगा, आप उसके जगह पे एक पोयम भी लिख सकते हैं 4 लाइन का। तो आप पोयम याद कर लीजिएगा, और यह 3 मार्क का आपका होगा प्रश्न। तो आप एक नहीं, मैं कहूँगा कम से कम 2 पोयम याद कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेटर रहेगा, आपको 3 मार्क अभी से क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा जो 14वां प्रश्न रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए 14वें प्रश्न में आप लोग का ना एक सेंट्रल आइडिया रहेगा। ठीक है, और इस बार जो सेंट्रल आइडिया है वो नेसेसरी कर दिया है। पिछले साल के सिलेबस में क्या था, आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देखिएगा, उसमें ये था कि आप सेंट्रल आइडिया लिखिए और यानी उसके जगह पे आप 4 लाइन का पोएम लिखिए, लेकिन इस बार सेंट्रल आइडिया के जगह पे और का ऑप्शन नहीं है, यानी सेंट्रल आइडिया आपका नेसेसरी है। तो इस वीडियो में मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर है द स्टॉप स्नो उसका सेंट्रल आइडिया बताने वाला हूँ, और उसके अलावा जो इससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको भी बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले ये हम एक्सट्रैक्ट बेस्ड या पैसेज बेस्ड इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग सेंट्रल आइडिया देखेंगे। तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने ये लाइन ले ली है, यहाँ पे आपके एग्जाम में केवल 4 लाइन दे सकता है, लेकिन मैं पोएम की सारी लाइन्स ले लिया है। ठीक है, जिससे दी वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। ठीक है, ये आप अपना चैप्टर फर्स्ट पढ़े होंगे डस्ट ऑफ स्नो। मान लीजिए अब ये चैप्टर आपका दे दिया, मतलब ऐसे आपके एग्जाम में दे देगा, और उसके बाद इससे रिलेटेड 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। जैसे यहाँ पूछा हुआ है वेयर वॉज द क्रो, तो आपको इसको पढ़कर इसका आंसर देना है कि कौवा कहाँ था। तो फर्स्ट ऑप्शन है इन द स्काई यानी आकाश में, ऑन द ग्राउंड यानी ग्राउंड पे जमीन पे एक तरह से बोल सकते हैं, ऑन द हेमलॉक ट्री या ऑन द स्नो। तो इसका आपसे सब आंसर जानते हो कि भाई कौवा कहाँ था, तो हेमलॉक ट्री के मतलब हेमलॉक ट्री पे था। ठीक है, तो इसको आप मतलब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा ये इसका आंसर, तो ये सही हुआ। उसके बाद चलिए कुछ और इधर क्वेश्चन है उनको हम लोग देखते हैं। इधर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर वही आपका दिया हुआ है पैसेज, मैंने हर जगह लिख दिया है कि बार बार इसको ऐसे लाकर आपको पैसेज ऐसे दिखाना ना पड़े। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट डिड इट शेक ऑन द पोएट। ओके, मतलब वही पोएट पे क्या मतलब शेक हुआ, क्या गिरा एक तरह से बोल सकते हैं। तो देखो इसको आप पढ़ो तो आप मतलब पाओगे कि डस्ट ऑफ स्नो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लड़के गलती क्या करते हैं कि डस्ट स्नो, तो यहाँ पे मार देते हैं कि भाई स्नो गिरा, बर्फ गिरा, लेकिन मतलब यहाँ एग्जैक्टली इसको आप पढ़ोगे तो डस्ट ऑफ स्नो गिरा, मतलब एक तरह से बर्फ का डस्ट, मतलब धूल के समान, मतलब बहुत छोटा सा कण गिरा। तो ये एग्जैक्टली 100% आंसर होगा, न कि केवल स्नो। ठीक है, ये अभी आधा अधूरा है, क्योंकि इसको आप पढ़ो द वे अक्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक ट्री। देख रहे हो द डस्ट ऑफ स्नो,
तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। तो लड़के इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है और बहुत इसमें गलती करते हैं, तो इसको आपको नहीं करना है, गलती ये नहीं करना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे फिर वही हम लोग का पैसेज अवेलेबल है कि व्हाट डज द वर्ड रूड डांट मीन्स। ओके, मतलब इसमें एक शब्द है, देखो इसमें एक ये शब्द यहाँ पे रूड, ठीक है, और यहाँ पे वही दिया है कि व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन्स, मतलब रूड जो शब्द है इसका मतलब इनमें से नहीं है। क्या मतलब नहीं है? देखो रूड मीन्स क्या, मतलब एक तरह से पछताना, ठीक है, रूड मीन्स पछताना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर 4 ठे ऑप्शन है तो देखो रिग्रेट, रिग्रेट मीन्स वही पछताना, पछतावा करना, लैमेंट मीन्स भी पछतावा करना होता है, और रिपेंट मीन्स भी पछतावा करना होता है, ठीक है। जो ये कंटेंटमेंट होता है ना, इसका अर्थ पछताना नहीं होता है, इसका अर्थ मतलब संतोषजनक होता है या संतोष करना एक तरह से बोल सकते हैं। तो मतलब यही कह रहा है इसमें कि व्हाट डज द वर्ड रूड नॉट मीन्स, जो यानी ये जो रूड शब्द है इसका मतलब नहीं है इनमें से। तो ये तो है, ये तो है, ये तो है, तीनों मतलब रूड के एक तरह से बोले तो पर्यायवाची शब्द है, मतलब उसका मतलब है, लेकिन ये नहीं है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यह क्वेश्चन, ठीक है। देखिए कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है इस तरह से भी, मतलब जैसे ये क्वेश्चन दिया है ये वाला, तो यहाँ आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कई सारा मतलब कई प्रकार का आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। मतलब ऐसे भी पूछ सकता है कि हु कंपोज दिस पोएट्री लाइन्स है, यहाँ एक क्वेश्चन पूछ देगा आपकी कि हु कंपोज दिस पोएट्री लाइन्स। अब उसमें आपको कई मतलब लेखकों का नाम दे देगा। तो ये आप जानते हो कि ये किसने लिखा हुआ है, आप जानते हो तो कमेंट करो। मान लो आप मतलब ऑप्शन में आपको कई ठे दे दे कि विलियम हेरनीर, उसके अलावा रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वाल्ट व्हिटमैन या पीटर, तो आप किस में मारोगे? तो आप जानते रहोगे तभी तो मार पाओगे सही ऑप्शन। तो आप जानते हो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को लिखा था। तो कई प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकता है, ठीक है। चलो उसके अलावा फिर यहाँ पे ये पैसेज अवेलेबल है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हाट, देखो मैंने कई ठे लिए लिया है लेकिन आपके एग्जाम में केवल 2 ठे आपके क्वेश्चन आएगा। अब कौन आएगा इसमें से, इसलिए मैंने कई सारा लिया है कि आपको क्लियर हो जाए सारा चीज़, ठीक है। केवल 2 आपसे पूछेगा, ऐसा नहीं कि इतना मैंने लिखा है तो इतना पूछेगा, नहीं, केवल ये आपका पैसेज दे देगा और केवल 2 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अगर दोनों का सही सही आंसर देते हो तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। तो देखो इसमें का डी क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पोएट स्टेट ऑफ माइंड। ओके, यानी जो पोएट था उसका दिमाग मतलब कैसा था उस समय, ठीक है। स्टेट ऑफ माइंड एक तरह से बोल सकते हैं, या ऐसे बोल सकते हैं कि वह कैसा था। तो हैप्पी था, अम्यूजिंग था, चीयरफुल था या फिर सारोफुल था। तो देखो हैप्पी मीन्स खुश होता है, अम्यूजिंग मीन्स भी वही खुश मिजाज यानी खुशी होता है, और चीयरफुल भी मीन्स खुश होता है, ठीक है। इन तीनों का मतलब एक ही है। और सारोफुल मीन्स दुखी होता है। तो भाई उसका जो पोएट था उसका मतलब कैसा मूड था, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको मतलब पता चलेगा कि उसका मूड मतलब खराब था, दुखी था एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन डस्ट ऑप्शन हो गया तो उसके बाद वो खुश हो गया। तो स्टेट ऑफ माइंड पहले कैसा था, तो दुखी था यानी सारोफुल था। तो यहाँ ये हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो देखिए इससे मैंने रिलेटेड यहाँ पे चार्ट है, केवल अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया था। अभी इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके इस प्रकार के बन सकते हैं। तो चलिए उनको मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको किसी बता दूंगा जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। तो ये केवल 4 ठे हैं, इन्हीं में से आप लोग के एग्जाम में हो सकता है 2 केवल फंस जाए आप, तो आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। अब चलिए यहाँ पे हम लोग सेंट्रल आइडिया देख लेते हैं थोड़ा। देखो सेंट्रल आइडिया में क्या है कि जैसे सेंट्रल आइडिया होता क्या है कि जैसे कोई भी पोएम हो गया ना, तो उसका केंद्रीय भाव, ठीक है, या उस पोएम में आपको क्या मतलब सिखाया जा रहा है उसके बारे में लिखना। तो चलो ये हम लोग ये इसका सेंट्रल आइडिया देखते हैं। आप लोग के एग्जाम में ये शायद 3 मार्क में कि 4 मार्क में, मैं देख लेता हूँ, शायद ये 3 मार्क में ही पूछेगा आप लोग के एग्जाम में। हाँ 3 मार्क में पूछेगा सेंट्रल आइडिया। आपको मतलब ऐसे लिख देगा कि राइट एनी वन ऑफ द पोएम सेंट्रल आइडिया, और आपको ऑप्शन दे देगा। मान लीजिए उसमें आपको डस्ट ऑप्शन दे दिया, उसके बाद अमांडा वाला एक लेसन है उसको दे दिया। तो मान लो आप दोनों में से जिसके बारे में जानते हो लिख दो। तो मान लो डस्ट ऑप्शनों के बारे में आप सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हो तो डस्ट ऑप्शनों सेंट्रल आइडिया हेडिंग डालकर वो ये लिख दो। अब देखो चलो मैं एक एक चीज़ें आपको बता देता हूँ कैसे लिखना है आपको सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का। तो देखो आप लिखोगे कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम। भाई एक छोटा सा पोएम है तो ऐसे आपने एक लाइन बना दिया कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम। और यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया, आप हमेशा रिटेन बाई मत लिखिएगा, कंपोज्ड बाई, ठीक है, कंपोज्ड बाई दी फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। देखिए यहाँ पे ये लाइन सीधे सीधे बनाई गई है,
ठीक है, मतलब खुद से। देखो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट लेखक है, हम लोग जानते हैं, अमेरिकन लेखक है, एक बढ़िया मतलब अच्छे लेखक है, तो यहाँ फेमस हमने शब्द यूज कर लिया है। और डस्ट ऑफ स्नो एक छोटी सी पोएम है, तो वही यहाँ पे एक छोटा सा पोएम, और कंपोज बाई तो ऐसे लिखा ही जाता है पोइट्री में, तो वही हमने यहाँ पे एक लाइन बना दिया है कि डस्ट ऑफ स्नो इज ए स्मॉल पोएम कंपोज बाई द फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फर्स्ट लाइन इस तरह आप लिखोगे। उसके बाद क्या लिखोगे कि व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री, मतलब जब पोएट थे मतलब हेमलॉक ट्री के अंदर, यानी अंडर मीन्स वही नीचे खड़े थे, सडनली यानी अचानक, स्नोफॉल ऑन द पोएट यानी बर्फ उनके ऊपर गिरा, ठीक है, डाई टू सम मूवमेंट ऑफ क्रो, मतलब जो कौवा था उसके कुछ मूवमेंट के कारण, उसके कुछ हलचल के कारण, ठीक है। बट दिस सिंपल नेचुरल फिनोमिना, देखिए बट लेकिन दिस मतलब यह सिंपल मतलब साधारण, नेचुरल फिनोमिना यानी वही नेचुरल फिनोमिना या प्राकृतिक घटना इसको बोल सकते हैं। फिनोमिना एक मतलब काफ़ी आधुनिक शब्द है, इसका जब पे आप इंसिडेंट शब्द भी यूज कर सकते हैं कि बट दिस सिंपल नेचुरल इंसिडेंट या फिनोमिना चेंज पोएट मूड, पोएट का मूड क्या कर देता है, चेंज कर देता है। और किस प्रकार चेंज करता है, आप पोएट्री की लाइन्स पढ़े होंगे, उसका अर्थ अपने स्कूल या कोचिंग पढ़े होंगे, तो आप पढ़े होंगे कि जब बर्फ़ का टुकड़ा गिर जाता है तो उससे पहले उसका मूड खराब होता है, लेकिन बर्फ़ का टुकड़ा मतलब गिरने के बाद उसका मूड मतलब ठीक हो जाता है, वो खुश हो जाता है। तो उस वही आगे लिखा गया है कि एंड ही बिकम हैप्पी, और वह खुश हो जाता है। डैट मीन्स अ मोमेंट, मतलब इसका मतलब ये है कि एक मोमेंट, एक क्षण, ठीक है, डैट इज़ वेरी सिंपल, जो बहुत साधारण है, बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट, लेकिन वह अपने आप में बहुत बड़ा महत्व रखता है। यहाँ पे देखिए इस लाइन से आपको यही सीखने को मिल रहा है कि एक छोटा सा समय, मतलब उनके देखिए पहले से उनका मूड खराब था जो लेखक थे उनका, ठीक है, लेकिन छोटा सा बर्फ़ का टुकड़ा गिरा, उसके बाद उनका मूड चेंज हो गया, ठीक है, और उनका जो मतलब आगे मतलब समय जो उस दिन का ख़राब होने वाला था वो ख़राब होने से बच गए। आप अपनी इस पोएट्री की लाइन्स अगर पढ़े होंगे तो आपको टीचर इसका अर्थ बताते होंगे, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि एक मतलब छोटा सा समय, भाई बर्फ़ तो एक छोटे से समय में न गिरा, मान लीजिए गए और हेमलॉक ट्री के अंदर, तभी मतलब क्रो के हलचल के कारण उनके ऊपर बर्फ़ गिर गया, बर्फ़ का छोटा सा टुकड़ा, और उसके कारण उनका मूड ही चेंज हो गया, मतलब पहले वो दुखी थे फिर खुश हो गए। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि डैट इज़ वेरी सिंपल बट इट्स कीप लार्ज सिग्निफिकेंट, मतलब वह मोमेंट जो था मतलब बर्फ़ गिरने वाला बहुत मतलब छोटा मोमेंट था या छोटा सा समय था, लेकिन वह अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। क्यों? क्योंकि भाई उसने पूरा एक जो लेखक है उनका मतलब पूरा समय ही मतलब बर्बाद होने से बचा दिया, उनको खुश कर दिया। तो यही इसी तरह सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होता है। एक बार मैं और पढ़ देता हूँ कि डस्ट ऑफ स्नो इज द स्मॉल पोएम कंपोज्ड बाय फेमस अमेरिकन पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग, ठीक है, व्हेन द पोएट इज स्टैंडिंग अंडर हेमलॉक ट्री suddenly snow fall on the poet due to some movement of a crow, but this simple natural phenomena changes poet mood एंड ही बिकम हैप्पी, मतलब उनके मूड को चेंज करता है। किस प्रकार के चेंज करता है, इस प्रकार की वो खुश हो जाते हैं। डैट मीन्स अ मोमेंट डैट इज वेरी सिंपल बट ही कीप्स लार्जर सिग्निफिकेंट। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा अगर सेंट्रल आइडिया इसका आए तो डस्ट ऑफ स्नो का। और मुझे आशा है आपके किसी न किसी पेपर कोड में, आप जानते हो आपका 6 प्रकार का पेपर कोड आता है एक साल में, तो किसी न किसी कोड में ये सेंट्रल आइडिया आएगा ही आएगा। ये 100% आप लिख कर ले लेना, ठीक है, 100% ये लिख कर आप ले लो, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। और एक आप 4 लाइन के 2 पोएम याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपका 3 नंबर का आपका एक पोएम मतलब एक क्वेश्चन रहेगा या आप पोएम लिखिए, तो पोएम लिखना आसान होगा आपको, तो आप पोएम 4 लाइन का एक याद कर लीजिएगा, आपका 3 मार्क अभी से क्लियर हो जाएगा। और मैं 3 मार्क का इसका सेंट्रल आइडिया बता दिए, ये भी आपका क्लियर हो गया। और ये मैंने एक्सट्रैक्ट बेस्ड मतलब पैसेज बेस्ड यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता दिया। अभी मैं केवल 4 ठे बताया, इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए ऐसे लाऊंगा, ठीक है। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।